भारत के मनुवादी और जातिवादी मीडिया ने कभी पत्रकारिता नहीं की। ये लोग सब झूठ बोले हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इन लोगों ने हमेशा लोगों को गुमराह किया है। जिसकी सरकार हो उसका राग गाते हैं। मीडिया का मतलब होता है जनता के पक्ष में सरकार से सवाल पूछना। इस देश में पत्रकार तभी पत्रकारिता करते हैं जब कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक हो, उसकी धोती खोल देते हैं लोग। लेकिन वही सारी पत्रकारिता पता नहीं कहाँ चली जाती है जब आरएसएस या बीजेपी या कांग्रेस समर्थित सरकार हो या सवर्ण समाज का मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक लोग आ गए हैं, लेकिन भारत के टीवी अखबार में कोई SC ST OBC का संपादक नहीं है। हम लोग बदला नहीं, बदलाव चाहते हैं और हम लोग जातिवाद के खिलाफ हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, हम क्या जातिवाद करके किसी का नंबर काट लेंगे इंटरव्यू में। कोई धर्म खतरे में नहीं है। और जो लोग कहते हैं हिंदू एकजुट हो, उनको पहले हिंदू समाज में जो वर्गीकरण है जाति के नाम पर, जमीनों का बंटवारा करें, नौकरियों का बंटवारा करें, अपने हिंदू भाई को सम्मान तो दें। 2014 में जब हम लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू किया और मेरी एक बड़ी कामना थी कि एक समय आएगा जब 100-100, 200 शोषित वंचित समाज के पत्रकार भी होंगे, बहुजन पत्रकार जिसको हम लोग कहते हैं, SC ST OBC, अल्पसंख्यक, किसान, गरीब लोग। और वो ये सब हो रहा है। दिल्ली में भी मैं देखता हूँ। अब तो खैर पूरी दुनिया में जर्नलिज्म जो है वो मोबाइल के जरिए हो रहा है। और राजेंद्र प्रसाद सिंह की भाषा में कहूँ तो सोशल मीडिया जो है वो सच्ची पत्रकारिता है। क्योंकि कहीं कोई पत्ता गिरता है आम का या किसी पेड़ का पत्ता भी गिरता है तो वहाँ बैठा हुआ आदमी अपडेट कर देता है X पर या फेसबुक पर या ट्विटर पर कि यहाँ पेड़ का पत्ता गिरा है। तो सोशल मीडिया आने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, रिपोर्टिंग बढ़ी है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। 10 साल में आप लोगों ने देखा मीडिया किस तरह से, मीडिया में तो आप भारत की मीडिया की बात करें तो इस देश के 90% आबादी जो SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक, शोषित वंचित समाज है, उसकी कभी खबर। हम लोग टेलीविजन में नौकरी किए हैं तो वहाँ कहा जाता था कि कोई रिक्शा वाले का अगर एक्सीडेंट हो गया या वो मर गए हैं तो कहता था कि तो लो प्रोफाइल खबर है, मतलब उसकी जान की कोई कीमत ही नहीं थी। हाँ, वो खबर भी तब बनती थी जब किसी BMW ने उसको उड़ा दिया हो। तो सोचिए, जिस देश में खबरों को उसके जाति के हिसाब से देखा जाता था, जिस देश में खबरों को अमीर गरीब के लिहाज से देखा जाता था, और ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि भारत की जो मीडिया रही है, क्योंकि भारत, मैं तो बार बार कहता हूँ, मजबूरी है कहना, क्योंकि भारत में जातिवाद इतना है, जाति प्रधान देश है, तो 90% आबादी की हिस्सेदारी नहीं रही कभी मीडिया में, उनकी बातें नहीं हुई। और इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ लालू बाबू की जो इस वर्ग से आने वाले नेता थे, पॉलिटिकल नेता थे, SC ST OBC के नेता थे, उनको राजनीतिक रूप से बदनाम किया गया कि करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं, और उनको काउंटर करने के लिए कोई नहीं था क्योंकि मीडिया ही नहीं थी। जिनका मतलब बांसुरी वही बजा रहे हैं, जिन्होंने पेड़ लगाया वही आम खा रहे हैं। और ये बाबा फुले साहब ने लिखना शुरू किया। बाबा साहब ने, उससे पहले बुद्ध कबीर बोल रहे थे, रविदास जी बोल रहे थे। बिहार में हम लोग हैं अभी, जगदेव बाबू ने अपना अखबार शुरू किया, रामविलास जी न्याय चक्र चलाते थे। तो तमाम लोगों ने कोशिश की, लेकिन टीवी अखबार इसलिए नहीं चल पाया शोषित वंचित समाज का क्योंकि टीवी अखबार चलाने का कॉस्ट बहुत था, खर्चा बहुत था। और उसके बाद उसमें एडवर्टीजमेंट, हम लोग सोशल जस्टिस की बात करेंगे, SC ST OBC को तो कोई आपको पैसा देगा नहीं, प्रचार देगा नहीं। लेकिन ये सारा खेल सोशल मीडिया के आने के बाद बदल गया। और इसलिए बदला कि अब सारा मार्केट रेवेन्यू, और वो भी विदेशी लोग हैं ये लोग, तो उनको जाति वाला सिस्टम यहाँ का पता नहीं, तो वो व्यूज के हिसाब से पैसे देते हैं। इसलिए दलित पिछड़े, आज देखिए प्रिया सुहानी जैसे हो, किसी भी फील्ड में, चाहे वो डांस हो, फिल्म हो, अब तो डाइवर्सिटी धीरे धीरे आ रही है। लेकिन बहुत अफसोस है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी SC ST OBC को संविधान की वजह से जुडिशियरी में भी अब जज बन रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जज आ रहे हैं लोग, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक लोग आ गए हैं। लेकिन भारत के टीवी अखबार में कोई SC ST OBC का संपादक नहीं है, कोई बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है अभी, और मीडिया मालिक होना तो दूर बात है। तो ये सोशल मीडिया ने कम से कम उस कमी को भरपाई किया है। सर, आपसे एक सवाल था कि जैसा आपने बोला कि पत्रकारिता में आना चाहिए, जो लोग पत्रकारिता शुरू करते हैं, 1 साल होता है, 2 साल होता है, उसके बाद पुश बैक हो जाते हैं, क्या उनके लिए आप सजेशन देना चाहेंगे कि लंबा समय तक टिके रहें? देखिए, तथागत बुद्ध ने एक बात कही है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो एक
एक खुरपी कुदाल समझते हैं ना, उससे गड्ढा खोदे और पानी निकल गया। कई लोग ऐसे लकी होते होंगे, लेकिन बुद्ध ने कहा है कि अगर आप सतत एक जगह खुदाई करेंगे, चाहे वो पथरीला हो या बालू हो, तो वहाँ पानी निकलेगा ही, एक दिन निकलेगा। तो हम लोग को कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आना चाहिए। और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लोग मोबाइल के दौर में पैदा हुए हैं। जो क्रमिक विकास है, मानव विकास, जब आप पढ़ेंगे तो आप कल्पना कीजिए, आग ना होता, आग की खोज ना होती, उसके बाद पहिए का खोज ना होता, उसके बाद हवाई जहाज की खोज ना होती, तो कितना दुनिया स्लो रहता। उसी तरह से अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया का जमाना है। आप खाना बनाने वाले हैं, ठीक है, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट समझा रहा हूं। अब प्रैक्टिकल, आप खाना बना के बेचते हैं तो गारंटी नहीं कि आप बहुत कमाएंगे, लेकिन अगर खाने का वीडियो बनाते हैं खाना बनाने के साथ, तो गारंटी है कि आप ज्यादा कमाएंगे। आप ट्रक ड्राइवर हैं, जरूरी नहीं कि आप बहुत अमीर हो, मिनिमम सैलरी है, लेकिन वही ट्रक ड्राइवर जब ब्लॉगर बन जाता है तो देखिए पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। तो मैं तो अपील करता हूं इस देश के मेहनत कश लोगों से, जिनके हाथ में हुनर है, उनको बस जीव चलाना सीखना है। दौरी बिनने वाले, लोहा का काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, खेत मजदूरी करने वाले, और मोबाइल ने उसको आसान कर दिया है। पहले था कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आज सोशल मीडिया है। आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं, खेत की कटाई कर रहे हैं, धान की रोपाई कर रहे हैं। वो देखिए, वो जो लड़की है शिवानी, वो गई बिग बॉस में। आप कल्पना कर सकते थे, प्रिया सुहानी, वो जिंदगी भर सोशल मीडिया न होता, वो एक गाना उनका वायरल न होता, तो उनको खेसारी लाल यादव जी के साथ काम नहीं मिलता। तो सोशल में देखिए, दुनिया में हर समय राजा महाराजा होते थे ना, तो कबूतर चिट्ठी लेके जाता था। तो सोशल मीडिया ने इस देश के और दुनिया से हमको, अगर आपके अंदर कोई भी हुनर है, पत्रकारिता का मतलब खाली राजनीति के झूठ साच बोलना थोड़ी है। भारत के मनुवादी और जातिवादी मीडिया ने कभी पत्रकारिता नहीं की, ये लोग सब झूठ बोले हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इन लोगों ने हमेशा लोगों को गुमराह किया है। उन लोगों ने हमेशा राग दरबारी गाना गाया है, जिसकी सरकार हो उसका राग गाते हैं। मीडिया का मतलब होता है जनता के पक्ष में सरकार से सवाल पूछना। आप लोग मीडिया के छात्र हैं, मैं भी छात्र हूं। मैं बता दूं, इस देश में मनमोहन सिंह के यूपीए 2 से पहले पत्रकारिता नहीं होती थी। इस देश में 5 साल ही पत्रकारिता हुई, जब यूपीए 2 में मनमोहन सिंह की सरकार थी और वो बेचारे अल्पसंख्यक समाज के प्रधानमंत्री थे। उनकी इतनी आलोचना की गई कि सरकार गिर गई, और 5 साल पत्रकारिता हुई, 9 से 14। आज 14 के बाद तो पत्रकारिता फिर खत्म हो गई। जैसी मजबूत सरकार आएगी ना, पत्रकारिता खत्म। इस देश में पत्रकार तभी पत्रकारिता करते हैं जब कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक हो, उसकी धोती खोल देते हैं लोग। अगर मैं खराब शब्दों में कहूं तो उसकी आलोचना इतनी होती है कि अगली बार वो हार जाता है। लेकिन वही सारी पत्रकारिता पता नहीं कहां चली जाती है जब आरएसएस या बीजेपी या कांग्रेस समर्थित सरकार हो, या सवर्ण समाज का मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ पत्रकारिता हुई, जगदेव। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप अपना हुनर दिखाइए और एक जगह गड्ढा खोदिए, सफलता मिलेगी। और पत्रकारिता जातिवाद का वो अभेद किला है जहां आज भी एक भी SC ST OBC के संपादक नहीं है, न मीडिया हाउस के मालिक है। आप सर बिहार में हैं, बिहार में सोशल जस्टिस के सबसे बड़े सिपाही सत्ता में रहे लालू यादव जी को चोर साबित कर दिया गया, परसेप्शन पैदा कर दिया गया। इसमें मीडिया का कितना रोल है? अरे पूरा मीडिया का ही रोल है भाई, न तो घरे घरे थोड़ी ना कोई जज जाके कहता होगा कि करप्ट है, भ्रष्ट है। एक तरफ आप कहते हैं कि सोशल मीडिया का उसका जवाब देने दीजिए। लालू यादव ही नहीं, मायावती जी को लंबे समय तक बदनाम किया गया। पत्थर को जो ऐतिहासिक काम था उसको किस तरह से डिमोरलाइज किया गया। मुलायम सिंह यादव हो, शिबू सोरेन हो, तमाम SC ST OBC के नेताओं को जाति का नेता साबित कर दिया जाता है। आज जनरल कैटेगरी के नेता राष्ट्रीय नेता बन जाते हैं। लेकिन अभी तेजस्वी यादव को टोटी चोर बना दिया गया, अखिलेश जी को। पूरा टीवी अखबार घरों में घुसा हुआ था, टोटी चोर बता रहा था। तो वो तो हमारे नेता को भी समझना चाहिए, लेकिन अभी लोग काउंटर कर रहे हैं। मैंने देखा, वो कह रहे हैं कि हम सबको नोटिस भेजेंगे। देखिए, मीडिया सबसे ज्यादा जातिवादी है भारत का। भारत की मीडिया कभी भी जाति के सोच से ऊपर नहीं उठ पाई। 1-2 पत्रकारों को छोड़ दीजिए, जैसे आप SP सिंह को छोड़ दीजिए, जो भारत में टीवी के बड़े लाने वाले हैं, उनको क्रेडिट दिया जाता है। तो और कोई पत्रकार नहीं हुआ जिसने जातिवाद के खिलाफ बिगुल बजाया हो। SP सिंह को इसलिए मैं याद करता हूं, जैसे मैं BP सिंह को नमन करता हूं, जिन्होंने रिजर्वेशन लागू किया।
मैं अर्जुन सिंह साहब को नमन करता हूं जिन्होंने स्कूल कॉलेज में ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया। सवर्ण समाज में ये 3 लोग हैं, अर्जुन सिंह, बीपी सिंह, उसके बाद एसपी सिंह। एसपी सिंह ने जब मान्यवर कांसीराम साहब और आशुतोष का थप्पड़ कांड हुआ, जो कहा जाता है मीडिया ने कहा, उस समय जातिवादी पत्रकारों ने आंदोलन चलाया, तब एसपी सिंह ने कहा कि नहीं, ये तो जाति का आंदोलन है, हम इसको वापस लेते हैं। तो बहुत कम पत्रकार रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद अब लोग उनको काउंटर भी कर रहे हैं। हम लोग सर ग्राउंड पे उतरते हैं, या फिर लोग जो उस तरफ के मीडिया है जिसकी बात कर रहे हैं आप, तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग जातिवादी हैं और बायस्ड खबरें दिखाते हैं। आप हो, वेद सर हो, जैसे ही हम लोग जाति पे बात करते हैं, हाँ, जैसे ही बातचीत होती है तो उनसे पूछिए कि जाति किसने बनाई, जाति का लाभार्थी कौन है। आपके यहाँ एक ही जाति, एक ही कम्युनिटी के पत्रकार कहाँ हैं? 90% लोग SC ST OBC क्यों नहीं है? उनसे जवाब, हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब कोई कहे, डॉक्टर कहे कि मरीज को कहे कि मरीज कोई कहे कि हम ही डॉक्टर है तो हो जाएगा? इसकी एक बड़ी वजह है। देखिए, इस देश में कुछ सोशल रिफॉर्मर होते हैं ना, जो कास्टिज्म के खिलाफ बोलते हैं, वो कभी भी उन लोगों के साथ सामने नहीं जाते हैं जो जातिवाद फैला रहे हैं, वो उनके सामने जाते हैं जो जातिवाद से पीड़ित हैं। तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो आपको पत्रकार बनने देगा? आपको कहेगा कि हाँ, रेड कारपेट बिछा दिए, आइए आप भी काम कीजिए हमारे यहाँ। एक चीज समझना है कि आपको जातिवाद अब उन लोगों को झेलना पड़ेगा जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज जो सिस्टम में आना चाहते हैं, जो अपने जातिगत पेशे, जैसे जाति क्यों बनाई गई थी कि आप अपने जाति वाला काम कीजिए, बाल काटिए, लकड़ी का काम कीजिए, लोहे का काम कीजिए, गाड़ी चलाइए, खेती कीजिए, मजदूर बने रहिए। जब आप इन जातिगत पेशों से ऊपर उठकर मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में जाएंगे, तब उनके पेट में दर्द होगा, वो तो आपको कहेंगे। तो हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लोग बदला नहीं बदलाव चाहते हैं, और हम लोग जातिवाद के खिलाफ हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, हम क्या जातिवाद करके किसी का नंबर काट लेंगे इंटरव्यू में? एक टर्म है सर, वो लोग खुद को राष्ट्रवादी पत्रकार कहते हैं, और इसके पीछे वही है कि हिंदुओं एक हो जाओ, आप हिंदुत्व की बात करेंगे तो आप राष्ट्रवादी हो गए। अरे बहुत पहले यहाँ कहा गया, अपने मियाँ मिट्ठू कोई नहीं बनना चाहिए किसी को, लेकिन बहुजन समाज को अपनी तारीफ भी खुद ही करना चाहिए। देखिए, वो क्या कहते हैं सो छोड़िए, वो तो कह रहे थे कि समुद्र लागना पाप है, तो हम मान लें। वो तो कह रहे हैं कि आपको जातिगत पेशा, उनके कहने, उनके सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? उनकी बात मान रहे थे तब तो कह रहे थे ज्यादा पढ़तो लिखतो बेटा तो पागल हो जातो। उनका बस चले तो वो तो हमको चपरासी न बनने दे, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। तो उनके कहने पर जाते क्यों? आप अपनी बात करो ना। हमको उनसे सर्टिफिकेट लेना है, गोल्ड मेडल लेना है। आप देखिए ना, दुनिया में आज भी अमेरिका में जब ऑस्कर का अवार्ड मिलता है तो ब्लैक समुदाय के जो कलाकार हैं जाते हैं और रंगभेद के खिलाफ बोलते हैं। बिल्कुल। अभी भारत में तो ये लड़ाई शुरू हुई है, पत्रिका, हमारी लड़ाई बदलाव की है। अभी तो हमारे लोग 60% भी स्कूल कॉलेज नहीं पहुंचे हैं। जिस दिन इस देश के SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब 90% तक, 95% स्कूल चले जाएंगे, 100%, तब अपने हक अधिकार के लिए और जागरूक होंगे। देखिए, 2 चीजें हैं, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई वही लड़ पाएगा जो पढ़ा लिखा होगा, क्योंकि जातिवाद इतना महीन जाल है कि मजदूर आदमी समझ ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग को बाप दादाओं को मजदूर रखा गया। बाबा साहब क्यों लड़े? जब वो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए। लालू यादव हो, मान्यवर कांसीराम साहब हो, मायावती जी हो, मुलायम सिंह यादव हो, चाहे जगदेव बाबू हो, शिबू सोरेन, सब तो पढ़ा लिखा आदमी थे ना, तब ना जातिवाद के खिलाफ लड़ पाए। जो बेचारा रिक्शा जिनको चलाया जा रहा है, ठेला चलवा रहे हो, कैसे जातिवाद? लेकिन फिर भी बिहार में तो अब इतनी अवेयरनेस, बिहार देखिए, टीवी अखबार कहता है ना कि बिहार यूपी में जातिवाद है, वोट जातिवाद पर होता है, ये झूठ है। बिहार यूपी में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। दलित पिछड़ा यहाँ मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। आपको जातिवाद देखना है तो उन राज्यों में जाइए जहाँ कांग्रेस बीजेपी हमेशा से सत्ता में। एक पार्टी नई बनी है प्रशांत किशोर जी की, वो पलायन रोकने की बात करते हैं, अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, तो उनको लेके क्या, उसमें सारे IAS IPS जो रिटायर्ड हैं वो उसमें जुड़ रहे हैं, उनका क्या भविष्य होगा? क्योंकि 2-3 सवाल तो हैं कि जातीय जनगणना हुई थी बिहार में और आरक्षण बढ़ाया गया, उस पर वो कुछ नहीं बोलते। क्या ये महीन ढंग से पॉलिटिकल जातिवाद एक तरह से फिर से किया जा रहा है, लोगों को सब भरमाया जा रहा है? टिपिकल सवाल है कि तेजस्वी यादव को डिग्री पर लगातार सवाल करते हैं
ये 10वीं फेल है, 10वीं फेल है, जस्ट लाइक ए प्रोपेगेंडा की तरह वो पेश करते हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं फेल पास वाली जो बात है ना, तो प्रशांत वो अगर वो इसको मुद्दा बना रहे हैं तो वो अपने फेल हो जाएंगे। राजनीति में जो तेजस्वी यादव के शिक्षा पर सवाल उठाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लालू जी ने किस तरह से समाज के लिए काम किया है और इस देश के हर शोषित वंचित समाज के लोग स्कूल को, हमारे पिताजी भी पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको तो देश से बाहर कर देना चाहिए। हम लोग को तो पढ़ने लिखने नहीं दिया गया ना, इसी की तो लड़ाई है। मायावती जी ने कितनी यूनिवर्सिटियां खोली हैं, लालू यादव जो अपने समय में थे तो कितना यूनिवर्सिटी बनवाए। तो ये कहना, और राजनीति में बहुत ऐसे लोग हुए हैं तो कह दे कि पढ़ा लिखा आदमी जब नेता नहीं हो सकता तो पढ़ा लिखा आदमी वोट भी न डाले, ये भी कह सकते हैं वो लोग। कहीं रहते बहुत लोग, बाबा साहब नहीं होते तो कहीं रहते, जो पैसा ही टैक्स देता है वही वोट देगा, जो पढ़ा लिखा है वही वोट देगा। तो ऐसा आदमी जो कहता हो कि भाई पढ़ा लिखा आदमी नेता बनेगा, वो तो कल कह दे कि पढ़ा लिखा आदमी वोट डालेगा, कल बोल दे पढ़ा लिखा आदमी सड़क पर चलेगा, तो भाई 60-70% SC ST OBC को देश से बाहर जाना पड़ेगा। एक बात। दूसरी सवाल, सबको राजनीतिक पार्टी चलाने का हक है, सबको कुछ चलाना चाहिए, उसमें कौन सी आपत्ति की बात है। बाकी सब राजनीतिक सवाल है, नेताओं से पूछिए। नहीं सर, एक्चुअल में पिछले 35 साल में चूंकि बिहार में बैकवर्ड कास्ट की सरकार रही है, कम्युनिटी की सरकार रही है, तो वो टारगेट तो उनके नेता या खुद भी सिर्फ 35 साल को कर रहे हैं। कहते हैं उससे पहले स्वर्णिम काल था। क्या स्वर्णिम काल था? अभी बिहार से आते हैं, सब कुछ समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा। देखिए, उनके पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी में ही खोज को तो उस दिन कह रहे थे कि SC समाज के IFS रंग को कहते नमूना लाए हैं। तो अब आप चिंता मत कीजिए, समाज इतना जागरूक हो गया कि बगैर SC ST OBC की राजनीति नहीं कर सकता है कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी हो। मैं मोदी जी नहीं कर पा रहे, चुन के SC ST OBC को मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है। OBC समाज के सबसे बड़े पत्रकार को उनको एडवाइजर बनाना पड़ रहा है, मीडिया एडवाइजर बनाना पड़ रहा है, अपना भाषण उन्हीं का लिखा पड़ रहे हैं। तो बगैर SC ST OBC दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के अलावा इस देश में राजनीति नहीं चलेगी। इसलिए आप लोग कह रहे हैं कि मीडिया में दम लगाइए, आपके पास 90% व्यूअर है। मैं व्यक्तिगत रूप से बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी ने एक बार 14 में ठग लिए पूरे इंडिया के आदमी को, सेम वही पैटर्न पर पीके चल रहे हैं। ये भी एक बार यहाँ बिहार के जनता को उसी रूप में ठगना चाहते हैं, समझे कि नहीं? बड़ा सवाल है कि क्या बिहार की जनता उनको एक्सेप्ट करेगी? नहीं, एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी वो तो बात की बात है, वो सामने आएगा, समझे कि नहीं? ये पहले क्यों बता दें कि करेगी, लेकिन वो फेल हो जाएंगे, कहीं से कुछ उनका लग नहीं रहा है। हाँ, वो फूट डालो, शासन करो, समझे ना, आपके बीच के लोगों को तोड़ेंगे और उसमें वो बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। एक सर सबसे बड़ा सवाल है सर शंभू सर, अभी बहराइच में दंगा हुआ, पूरे देश में जब से बीजेपी आई है या फिर ऐसे अभी का जो रहा है उसमें हिंदुओं एक हो जाओ, क्या इस देश के पूरे नागरिक एक हो जाओ, इस तरह की भाषा नहीं होती है? नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि दंगा कांग्रेस के राज में इससे ज्यादा दंगा होता था। आप देखिए, आंकड़ा उठाइए। नहीं, ये तो टर्म यूज किया जाता है ना कि सुन तो लीजिए सर, हिंदुओं एक हो जाओ सर, पूरा देश का लोग क्यों नहीं? मैं फैक्ट पर बात करता हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। तो दंगे हिंदू मुस्लिम के तो कांग्रेस के राज में बहुत हुए हैं। अगर यूपी की बात करें तो मायावती की सरकार में दंगे नहीं होते थे। देखिए, दंगा जो है, जो हिंदू मुस्लिम का दंगा है, उससे दलित, बैकवर्ड, पिछड़े आदिवासियों का कोई लेना देना नहीं है। इनको अपने बच्चों को सीखना चाहिए बीजेपी के नेताओं से, अजय आलोक जी से सीखना चाहिए जिनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, माधवराव सिंधिया से सीखना चाहिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया से सीखना चाहिए, हमारे शिवराज सिंह चौहान से सीखना चाहिए जिनके बच्चे विदेश पढ़े हैं। तो तमाम नेताओं से सीखना चाहिए जो अपने बच्चे को, जिनको इतना चिंता है हिंदुओं की, तो अपने बच्चों को आगे मोर्चे पर भेजें। मैं दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों से कहूँगा कि किसी भी तरह के जातीय हिंसा और धार्मिक हिंसा में न फंसे। देश तभी मजबूत होगा जब अपना बच्चा का भविष्य अच्छा होगा, देश मजबूत होगा। अब धर्म भी तभी बचेगा जब आप मजबूत होंगे। गरीब आदमी कहाँ पूजा पाठ कर पाएगा? तो बाबा साहब का संविधान बचेगा तो धर्म, बाबा साहब का संविधान सबको धर्म की आज़ादी देता है, कोई धर्म खतरे में नहीं है। बस शर्त इतनी है कि आपका देश सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे। और जो लोग कहते हैं हिंदू एकजुट हो, उनको पहले हिंदू समाज में जो वर्गीकरण है जाति के नाम पर, जमीनों का बंटवारा करें, नौकरियों का बंटवारा करें, अपने हिंदू भाई को सम्मान तो दें। ये जो दंगा हो रहा है सर, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? वोट पोलराइज करने का। अब इतना समझदार तो आप लोग भी हैं, देश की जनता है, सब जानती है।
अभी गिरिराज सिंह स्वाभिमान हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लगता है किस तरह की यात्रा है, सही है गलत है? रवि सर भी कहते हैं सर कि शस्त्र के साथ साथ अब अस्त्र भी इस उठाना तरह का पड़ेगा। मोनोपोली चल रहा है, चूंकि आप पूरा देश घूमते हैं, इस तरह का पोलराइजेशन देखा जा रहा है, क्या ये देश के लिए खतरनाक है? धर्म की राजनीति से संविधान का भी संविधान को खतरा है। धर्म की राजनीति से SC ST OBC को सबसे ज़्यादा खतरा है। उनके जाति जनगणना का मुद्दा, रिजर्वेशन का मुद्दा, पढ़ाई लिखाई, स्कूल अस्पताल, दवाई का मुद्दा दब जाएगा। तो मैं कम से कम इस देश की बहुसंख्यक आबादी से अपील करूंगा कि आप रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, स्कूल अस्पताल, दवाई के मुद्दे पर वोट कीजिए। धर्म के मुद्दे पर वो लोग वोट करें जिनको धर्म से फायदा या नुकसान है। थैंक यू। धर्म संविधान में सबको अधिकार है, हम चाहें जिस धर्म को माने हम मान सकते हैं, कोई रोकने नहीं आएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।